हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 31 दिसंबर 2025 वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन और द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक बार फिर से हम एक स्पेशल डिस्काउंट न्यू ईयर सेल लेके आप लोगों के लिए आए हैं। फ्लैट 50% आपको फिर से ऑफ मिल रहा है हमारे सभी कोर्सेज, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज पर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी वेबसाइट okul.co पर जा सकते हैं और वहां से जो भी कोर्स या पीडीएफ या टेस्ट सीरीज आप परचेज करना चाहें उसको कार्ट में ऐड करें, कोड का यूज़ करें new50। ठीक है, new50 कोड का यूज़ करें, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये सेल जो है वो 3 दिन चलेगी, यानी कि 2 जनवरी तक ये सेल आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है 9150449990। वहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है ना, तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर जैसे हमारी ये जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है जीएस और करंट अफेयर्स की, वैसे तो 599 की है, बट अगर आप इस सेल के दौरान इसको परचेस करते हैं तो बहुत सस्ते में पड़ जाएगी, 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सिमिलरली हमारा सी सेट लाइव क्लासेस का कोर्स है, अगर आप इसमें भी एनरोल करते हैं तो आपको ये भी 650 से कम में पड़ जाएगा, है ना, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर हमारा जो ये रिकॉर्डेड क्लासेस का कोर्स है, अगर आप इसको एनरोल करते हैं तो ये भी वैसे तो 499 का है, बट आपको अभी 250 से भी कम में मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके के बाकी कोर्सेज, पीडीएफ नोट्स आप हमारी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं, वेबसाइट या ऐप पर, और इस सेल का बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है वो आज के आर्टिकल पर चलते हैं। पिछले कुछ दिनों से ये चीज़ हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैंने भी आपको बताया था कि इंडियन एक्सप्रेस में आजकल जो मतलब मेन पेज होता है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज़ योर एक्सप्लेन्ड पेज, वहाँ पर कुछ ईयर एंडर आर्टिकल्स चल रहे हैं। ईयर एंडर मतलब कि इस पूरे साल में क्या हुआ, है ना। पॉलिटिक्स को लेकर आर्टिकल आया, डिप्लोमेसी को लेकर आर्टिकल आया, है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर आर्टिकल आया, कल वहाँ पर साइंस एंड टेक को लेकर आर्टिकल था, आज जो है वो स्पोर्ट्स को लेकर आर्टिकल है। तो बेसिकली वो पूरे साल का रिव्यू वहाँ पर कर रहे हैं उन आर्टिकल्स के थ्रू, बट वो आर्टिकल्स मुझे एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे, तो इसलिए हम उनको फिलहाल आजकल स्किप कर रहे हैं। तो अब हमने सोचा कि फिर क्या करें। द हिंदू देखा तो द हिंदू में कुछ आर्टिकल्स काम के मिले, जैसे कल भी मैंने एक आर्टिकल आप लोगों के साथ शेयर किया था, है ना, डिस्कस किया था कल। और उससे पहले डे बिफोर यस्टरडे मैंने आपके साथ एक आर्टिकल आप लोगों को टेलीग्राम के जो हमारा ग्रुप है वहाँ पर शेयर किया था, आपको याद होगा, है ना। कल हमने न्यूजीलैंड और इंडिया के एफटीए की बात की थी। उससे पहले मैंने आपके साथ जो आर्टिकल शेयर किया था वो था रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर। ठीक है, दोनों ही आर्टिकल काफ़ी अच्छे थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे वहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और इसी तरीके का एक सिमिलर आर्टिकल हम लोग आज भी डिस्कस करेंगे, लॉ ऑन सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, जो सजा या सेंटेंस है उसका सस्पेंशन की बात, और ये क्यों यहाँ पर जो इशू है वो कंटेक्स्ट में आ रहा है, वो भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अब देखो अभी बेसिकली हुआ क्या, 2 दिन पहले 29 दिसंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी तो विंटर वैकेशन चल रहा है, बट वहाँ की जो वैकेशन बेंच है ना, जिसमें 3 जज कौन कौन से थे, एक तो सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत और 2 जज जस्टिस जेके माहेश्वरी एंड जस्टिस एजे मसी, इन्होंने बेसिकली एक नोटिस जारी किया और दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला था, ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला ये था कि एक 4 टाइम के विधायक रह चुके हैं, ठीक है, 4 बार के विधायक रह चुके हैं, जिनका नाम है कुलदीप सिंह सेनगर। ठीक है, कुलदीप सिंह सेनगर को एक मामले में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ था, आजीवन कारावास की सजा हुई थी, और इस सजा को सस्पेंड किया किसने, दिल्ली हाईकोर्ट ने, और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के ऊपर स्टे लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, ये मामला है। ठीक है, और बेसिकली जो ये दिल्ली हाईकोर्ट ने ये 4 बार के विधायक रह चुके कुलदीप सिंह सेनगर की जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, जो आजीवन कारावास है, उसको सस्पेंड किया, उसके पीछे बेसिकली कारण ये था, और उनको बेल भी दी, ठीक है, जमानत भी दी। कारण बेसिकली ये था कि 2017 का एक मतलब इनफेमस आप कह सकते हैं, कुख्यात जिसको हिंदी में कहा जाता है, उन्नाव का एक बलात्कार का मामला, एक रेप का मामला था। उस दौरान इनकी जो अपील थी वो अभी फिलहाल पेंडिंग थी, तो इस आधार पर सुप्रीम को दिल्ली के हाईकोर्ट ने इनको जो है वो
इनके सेंटेंस को सस्पेंड किया और इनको जमानत दी, बेल दी। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो ये इंटरवेंशन या दखल दिया है, ये सिर्फ हाई कोर्ट के फैसले, हाई कोर्ट का फैसला बेसिकली ये 23 दिसंबर को आया था, उसके 6 दिन के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दखल दिया है ना। और हाई कोर्ट का फैसला वही था, मैंने आपको बताया कि जिसने कुलदीप सिंह सेनगर की जो लाइफ सेंटेंस है, जो आजीवन कारावास की सज़ा है, उसको सस्पेंड किया था। और इससे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक डिबेट जो है वो शुरू हो गया था। अब ये केस बेसिकली क्या हुआ है, केस जो है वो जून 2017 का था। ठीक है, जून 2017 में एक सर्वाइवर, ठीक है, मतलब एक विक्टिम भी कह सकते हैं, पीड़ित कह सकते हैं, उस समय एक वो माइनर हुआ करती थी लड़की, ठीक है, उसको उसका रेप, उसका बलात्कार किया इस आरोपी ने। ठीक है, आरोपी नहीं, वैसे तो दोषी साबित हो गया कोर्ट में, कन्विक्ट है। ठीक है, और ये उस समय का क्या हुआ करता था, एमएलए, विधायक, ठीक है, सिटिंग एमएलए हुआ करता था। उसने अपने घर में इस बच्ची के साथ जो है वो रेप किया, ये इसके ऊपर आरोप है। ठीक है, आरोप क्या है, मतलब तो वही मैं कह रहा हूँ, दोष साबित हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आरोप लगे कि पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया। ठीक है, पुलिस ने जो है वो विक्टिम और उसके परिवार को डराया, धमकाया, इंटिमिडेट किया। तो फिर ये मामला जो है वो सीबीआई को ट्रांसफर हुआ अप्रैल 2018 में। ठीक है, जून 2017 का मामला था, लगभग 1 साल के बाद मामला जो है वो सीबीआई को सौंपा गया, क्योंकि ये माना गया कि जो पुलिस है वो सही से काम नहीं कर रही है, विक्टिम के, पीड़ित के परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। तो मामला जो है वो सीबीआई को सौंपा गया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ये मामला जो है, इसका जो ट्रायल है वो शिफ्ट हुआ दिल्ली। ठीक है, फिर 16 दिसंबर 2019 को दिल्ली में एक ट्रायल कोर्ट ने इस व्यक्ति को, कुलदीप सिंह सेनगर को, कन्विक्ट या दोषी साबित कर दिया। और उसके 4 दिन के बाद दिसंबर 20, 2019 को जब ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो ट्रायल कोर्ट ने फैसला ये सुनाया कि इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज नेचुरल लाइफ, यानी कि उसको आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा यहाँ पर सुनाई गई। ठीक है, अब देखो जनरली होता क्या है कि जब भी कोई ट्रायल चलता है, ट्रायल का मतलब क्या होता है, ट्रायल का मतलब है, आप सिंपल कह सकते हैं, जो कोर्ट केस आप देखते हैं ना, कोर्ट में जो सुनवाई होती है, ठीक है, जनरली जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो इस तरीके से होता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने कोई अपराध किया, ठीक है, या किसी के ऊपर कोई आरोप लगाया गया कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, वो कुछ भी अपराध हो सकता है, सिविल केस, क्रिमिनल केस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम क्रिमिनल केस की बात करें तो उस व्यक्ति के ऊपर, उसके ऊपर आरोप लगाए गए, पुलिस उसमें जो है, मतलब जब उसके खिलाफ एफआईआर वगैरह होगी, कंप्लेंट होगी, एफआईआर होगी, तो उसके बाद पुलिस जो है वो अपनी प्राथमिक जांच करेगी। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है, प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम को पुलिस जो है वो करेगी। उसके बाद पुलिस को अगर लगेगा कि हाँ इस व्यक्ति ने कुछ अपराध किया है, तो पुलिस जो है फिर वो चार्जशीट बनाएगी। ठीक है, और वो चार्जशीट जो है उसको फाइल किया जाता है। उसके बाद जो है वो ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल शुरू होने का मतलब है कि जो कोर्ट केस आप देखते हैं, है ना, जो देखते हैं सुनते हैं उसके बारे में, वो होता है ट्रायल। तो जब एक ट्रायल पूरा होता है, ठीक है, ट्रायल में बेसिकली एक प्रोसिक्यूशन होता है, एक डिफेंस होता है। ठीक है, उतना ज़्यादा डिटेल में हम लोग उसको नहीं जाएंगे, दैट इज बेसिकली वो लॉ का डोमेन हो जाएगा, ज़्यादा उस पर नहीं जाना है। बट इस बात को आप समझिए कि ट्रायल पूरा तब होता है, और या ट्रायल पूरा होने के बाद 2 स्थितियां पैदा होती हैं। या तो जो व्यक्ति जिसके ऊपर एलिगेशन या आरोप लगाए गए हैं, जो एक्यूज्ड है, या तो वो कन्विक्ट हो जाएगा, कन्विक्ट मतलब दोषी साबित हो जाएगा। दोषी साबित होगा तो फिर उसको जो सजा कोर्ट सुनाएगी वो सजा उसको काटनी पड़ेगी, कुछ भी सजा हो सकती है। ठीक है, मतलब कुछ सालों की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है, या अगर ग्रेव इंसिडेंसेस हैं, ठीक है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है जैसा इस केस में हुआ, या फिर कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा भी हो सकती है अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस होते हैं तो। ठीक है, और या फिर दूसरा जो ऑप्शन है आफ्टर द ट्रायल एंड्स, वो ये हो सकता है कि व्यक्ति जो है वो एक्विट हो जाए। एक्विट होने का मतलब है कि व्यक्ति उस मामले में बरी हो जाए। ठीक है, बरी हो जाए, दोष मुक्त हो जाए, मतलब ही इज फ्री ऑफ द ऑफेंस, कि उस ये साबित हो जाए कि उस व्यक्ति ने जिसके ऊपर आरोप लगाए गए थे, एलिगेशंस लगाए गए थे, जो एक्यूज था, आरोपी था, वो व्यक्ति ने वो अपराध नहीं किया है, वो बरी हो गया है। ठीक है, ही इज फ्री ऑफ द ऑफेंस। तो ये 2 चीज होते हैं, उसको बेसिकली कहा जाता है एक्विटल। ठीक है, एक्विटल। तो वही लिखा गया है कि जब एक ट्रायल पूरा होता है तो उसके बाद जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, वो या तो कन्विक्ट होगा, कन्विक्ट मतलब दोषी, कि ये साबित हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, दिस पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस। ठीक है, फिर उसको सजा होगी, या फिर वो एक्विट हो जाएगा। एक्विट मतलब
आरोप से मुक्त, दोष मुक्त हो जाएगा, ठीक है, बरी हो जाएगा, जिसको कहते हैं। अब यहां पर a conviction displaces the presumption of innocence and renders the sentence operative। अब कन्विक्शन होने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अगर दोषी साबित हो गया, कन्विक्ट हो गया, तो जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, देखो हमारा जो पूरा का पूरा लीगल सिस्टम है ना, जो जस्टिस का सिस्टम है, उसमें बेसिकली एक सेंटेंस कहा जाता है कि एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, है ना, कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी आरोप लगा हो, लेकिन जब तक वो आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, साबित नहीं हो जाता, प्रूफ नहीं हो जाता, तब तक वो व्यक्ति जो है वो क्या है, इनोसेंट है ना। इसीलिए ये लाइन कही जाती है कि एवरीवन इज इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक है। तो यहां पर वही लिखा गया, मतलब माना जाता है कि व्यक्ति जो है वो इनोसेंट है ना, उसने कुछ नहीं किया। तो ये जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है ये खत्म हो जाती है अगर कोई व्यक्ति कन्विक्ट हो गया तो उसके बाद। और उसके बाद क्या होगा कि जो सेंटेंस या सजा सुनाई गई है वो शुरू हो जाएगी, ऑपरेटिव हो जाएगी, है ना। और रिक्वायरिंग द कन्विक्ट टू अंडरगो द अवॉर्डेड पनिशमेंट, कि जो भी उस व्यक्ति को सजा सुनाई गई है, कन्विक्ट को वो सजा पूरी करनी होगी, चाहे वो फाइन हो, चाहे वो कुछ वर्षों की कारावास हो, जेल हो, या फिर रिग्रेस पनिशमेंट भी होती है, सश्रम कारावास होता है, या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट है। और मैंने आपको बताया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस या फांसी की सजा भी दी जा सकती है, ठीक है। अब लेकिन ये जो कन्विक्शन है, ठीक है, किसी व्यक्ति को अगर कन्विक्ट या दोषी साबित हो गया है तो वो अपील कर सकता है, ठीक है, उसके पास अपील करने का एक ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एपेलेट स्क्रूटनी, और जब तक वो अपील उसकी चल रही है, तो कन्विक्ट जो है वो सीआरपीसी, जो 1973 का हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, दैट इज सीआरपीसी, उसका सेक्शन 39, या जिसको अब रिप्लेस करके बीएनएसएस करा गया है, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसका सेक्शन 430, इसके अंतर्गत व्यक्ति जो है वो अपने एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस का सस्पेंशन मांग सकता है, ठीक है, एंड कंसिक्वेंशियल बेल इफ इन कस्टडी, और अगर वो व्यक्ति कस्टडी में है तो उसको वो बेल की मांग भी कर सकता है। कीपिंग इट्स एनफोर्समेंट इन अबेयंस, अबेयंस का मतलब वही है कि वो फिलहाल जो सेंटेंस वो काट रहा है, जो सजा वो काट रहा है, वो सस्पेंड हो जाएगी, ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो इसलिए वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, और अगर उसकी अपील जो है वो पेंडिंग है तो वो सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस के लिए अपील कर सकता है, और अगर वो व्यक्ति जो है हिरासत में है, कस्टडी में है, तो वो बेल की या रिहाई की मांग भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको ध्यान रखनी है, कि पहली बात तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो जुडिशियल पावर के, डिस्क्रिशनरी जुडिशियल पावर है, ठीक है, कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस देना है या नहीं देना है, यानी कि सेंटेंस को सस्पेंड करना है या नहीं करना है, यह जुडिशरी का डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। जुडिशरी जो है इसको अपने विवेक से, अपने डिस्क्रिशन से जो है इस पर फैसला लेगी कि किसी व्यक्ति को का जो सस्पेंशन है, जो सेंटेंस है, उसको सस्पेंड करना है या नहीं करना है, ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है वो पनिशमेंट को हॉल्ट करता है। हॉल्ट करने का मतलब है कि पनिशमेंट को रोकता है, ठीक है, नॉट द फाइंडिंग ऑफ गिल्ट। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति का अगर सेंटेंस जो है वो सस्पेंड किया गया हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन दोष मुक्त हो गया है, ठीक है, वो आरोप से मुक्त नहीं हुआ है, वो एक्विट नहीं हुआ है, बरी नहीं हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मतलब है कि सिर्फ पनिशमेंट को हॉल्ट किया गया है, रोका गया है, बस, समझ गए बात। उसकी फाइंडिंग ऑफ गिल्ट को नहीं रोका गया है, ये ध्यान रखना कि व्यक्ति अगर पहले से ही गिल्टी साबित है तो ऐसा नहीं होगा कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मतलब है कि उसका गिल्ट खत्म हो गया, समझ गए बात, इस बात को ध्यान रखना। अब यहां पर यह लिखा गया है कि कोर्ट्स जो है वो सेंटेंस को या सजा को सस्पेंड कब करते हैं। तो देखिए, अब दो तरीके के केसेस होते हैं, ठीक है। एक केसेस होते हैं जो शॉर्ट टर्म, जिनमें सजा होती है, या फिक्स टर्म सेंटेंस होता है ना। वहां पर बेसिकली जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है उसको कोर्ट्स जो है वो एक नॉर्म मानते हैं, कि मतलब हाँ, ऐसे मामलों में जहां पर, ऐसे केसेस में जहां पर शॉर्ट टर्म या फिक्स टर्म का सेंटेंस है, वहां पर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एक नॉर्मल बात है, ठीक है। लेकिन जहां पर सीरियस ऑफेंस है, ठीक है, गंभीर अपराध है, जिनमें जैसे पनिशेबल विद लाइफ इंप्रिजनमेंट, जैसे कि इस केस में हुआ है, वहां पर कोर्ट्स जो है वो ये मानते हैं कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एक नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, ठीक है, या एक नॉर्म नहीं है, वो क्या है, वो एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है।
अब यहाँ पर ये आर्टिकल इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें कई सारे जो पुराने केसेस है ना उनका मेंशन है, तो इसको आप लोग अपने आंसर्स वगैरह में कहीं पर अगर यूज़ होता है जीएस पेपर 2 पॉलिटी में तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक 1999 का केस मेंशन किया गया है, भगवान रामा शिंदे गोसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब फिक्स्ड टर्म सेंटेंसेस अंडर अपील, appellate court must liberally exercise their discretion to suspend the sentence bearing exceptional circumstances। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब फिक्स्ड टर्म सेंटेंस है, फिक्स टर्म सेंटेंस का मतलब है कि कुछ वर्षों का, अब लाइफ इंप्रिजनमेंट तो फिक्स नहीं है ना, क्योंकि लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब है कि जब तक व्यक्ति जीवित है वो तब तक जेल में रहेगा। ठीक है, अब वो किसी को जब भी सजा हो वो उसके 10 साल भी हो सकते हैं, 20 साल भी हो सकते हैं, 50 साल भी हो सकता है, वो जब तक जीवित रहेगा तब तक जेल में रहेगा, तो वो फिक्स टर्म नहीं है। फिक्स टर्म सेंटेंस का मतलब है कि किसी को 5 साल की सजा हुई है, 10 साल की हुई है ना, 2 साल की सजा हुई है, तो वो फिक्स टर्म सेंटेंस है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब फिक्स टर्म सेंटेंस को लेकर अपील की जाती है तो जो अपीलीय अदालत है, जो एपेलेट कोर्ट है, उसको थोड़ा सा लिबरली ये जो डिस्क्रिशन है, ठीक है, टू सस्पेंड द सेंटेंस वो करना होगा, थोड़ा इसमें लिबरल जो है वो रहना होगा, और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज को छोड़ के, ठीक है, अदरवाइज इसको एक नॉर्म की तरह ट्रीट करना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा है। ठीक है, लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि जो सीरियस ऑफेंसेज हैं और या फिर ऐसे अपराध जिनमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या पूरा आजीवन कारावास दिया गया है, जैसा कि ये सिंगर के केस में हुआ है, यहाँ पर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस अंडर सेक्शन 389 ऑफ सीआरपीसी इज रेयर। ठीक है, ऐसे मामलों में जो सेक्शन 389 सीआरपीसी के अंतर्गत सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है वो बहुत ही रेयर है, और इसमें एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ फैक्टर्स वो करना चाहिए, इंक्लूडिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। ठीक है, कि ये जो अपराध है उसकी क्या प्रकृति रही है, क्या नेचर रहा है, कितना वो गंभीर अपराध है, मैनर ऑफ इट्स कमीशन कि किस तरीके से वो अपराध किया गया है, एंड डिजायरेबिलिटी ऑफ रिलीजिंग द कन्विक्ट ऑन बेल। ठीक है, और बेल को जो है मतलब जो ये है कन्विक्ट है, ठीक है, उसकी जो बेल पर छूटने की जो डिज़ायर है उन सबको एसेस करना चाहिए। ठीक है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस है 2024 का शिवानी त्यागी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उसमें कही है, और ये बेसिकली एक एसिड अटैक का मामला हुआ करता था। ठीक है, यहां तक बात समझ गए। अब इसके बाद आगे लिखा है कि जो हाईकोर्ट ने, जो दिल्ली के हाईकोर्ट ने बेसिकली ये सेनगर का जो मामला सस्पेंड किया है, सेंटेंस को सस्पेंड किया है, इसमें हाईकोर्ट ने बेसिकली एक क्लॉज है उसके ऊपर फोकस किया, क्योंकि जिस बच्ची का रेप किया गया था वो उस समय माइनर हुआ करती थी। ठीक है, माइनर मतलब 18 साल से कम उम्र की। तो मामला जो है वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत चल रहा था, प्रिवेंशन अगेंस्ट ये चाइल्ड सेक्सुअल जो ऑफेंस होते हैं, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ जो चाइल्ड सेक्सुअल के ऑफेंस होते हैं उसके अंतर्गत ये मामला चल रहा था। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज वगैरह जिसमें होती है। ठीक है, तो सेक्शन 5C इसका ये कहता है, जो कि क्रिमिनलाइज करता है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को बाय अ पब्लिक सर्वेंट। यहां पर ये टर्म जो है पब्लिक सर्वेंट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अगर कोई एग्रीवेटेड चाइल्ड सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है बाय अ पब्लिक सर्वेंट ऑन अ चाइल्ड, और इसका पनिशमेंट अंडर सेक्शन 6 दिया हुआ है ऑफ द पॉक्सो एक्ट। ठीक है, अंडर द क्रिमिनल लॉ फ्रेमवर्क ऑफेंसेस कमिटेड बाय पर्सन्स इन पोजीशंस ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, इस पॉक्सो एक्ट में यह दिया गया है कि ऑफेंसेस कमिटेड बाय पर्सन्स इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी सच एज पुलिस और आर्म्ड फोर्स पर्सनल, पब्लिक सर्वेंट्स एंड स्टाफ ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, जेल्स और एजुकेशनल establishments are treated as aggravated and subject to enhanced punishment reflecting legislative recognition of abuse of power and heightened victim vulnerability। ठीक है, तो मतलब इन व्यक्तियों के द्वारा अगर कोई भी ऐसा अपराध किया जाता है तो उसको एग्रीवेटेड माना जाएगा। कोई भी अगर सेक्सुअल असॉल्ट ऐसे लोगों के द्वारा जो यहाँ पर मैंने मेंशन करे है ना, अगर उनके द्वारा किया जाता है तो एग्रीवेटेड माना जाएगा, और उसमें जो पनिशमेंट है वो ज़्यादा होगी, इनहेंस्ड पनिशमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये क्या हैं, ये हाई पोजीशन वाले लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, तो ये अपनी सत्ता का या अपनी पावर का, अपनी शक्तियों का एब्यूज या दुरुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इससे जो विक्टिम है, जो पीड़ित है,
उसकी वल्नरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो इसलिए ऐसे लोगों के द्वारा जो अपराध किया जाएगा, है ना, अगर मान लीजिए कोई रेप का अपराध किसी नॉर्मल व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो इन पोजीशंस पर नहीं है, ठीक है, और जो व्यक्ति इन पोजीशंस पर है, तो उसमें जो सजा है वो दोनों को अलग अलग होगी, है ना। अब लेकिन यहाँ पर एक इशू ये है कि जो ये पॉक्सो एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इस पॉक्सो एक्ट में ये जो टर्म है दैट इज पब्लिक सर्वेंट, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो जो पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 है ना, सेक्शन 2 के अंतर्गत जो सबसेक्शन 2 है, उसमें यह कहा गया है कि जो भी अनडिफाइंड एक्सप्रेशंस है, ठीक है, मतलब पॉक्सो के अंतर्गत जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं जैसे कि पब्लिक सर्वेंट, और पब्लिक सर्वेंट को उस एक्ट के अंतर्गत पॉक्सो एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, तो उसमें यह मेंशन किया गया है कि जो भी अनडिफाइंड एक्सप्रेशन है उनका मीनिंग वही रहेगा जो इन एक्ट्स में है, जैसे कि आईपीसी में जो है मीनिंग है, सीआरपीसी में जो मीनिंग है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 उसमें जो मीनिंग है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इनमें जो मीनिंग है, जो पॉक्सो के अंतर्गत जो भी टर्म्स या एक्सप्रेशंस है जो कि पॉक्सो के अंतर्गत डिफाइंड नहीं है, तो उनका मीनिंग वही लिया जाएगा जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब जैसे पब्लिक सर्वेंट टर्म है, तो इसका जो डेफिनेशन है वो पॉक्सो में नहीं है, ठीक है। अब इन एक्ट्स में से सिर्फ जो आईपीसी है 1860 का, ठीक है, जिसको रिप्लेस किया गया है अब भारतीय न्याय संहिता से, सिर्फ उसमें ही पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 21 में, ठीक है। और उसमें यह लिखा गया है कि जैसे कि जजेस, मिलिट्री ऑफिसर्स या फिर आर्बिट्रेटर्स एक्सेट्रा, बट नॉट इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स, क्योंकि एमएलए एक इलेक्टेड लेजिस्लेटर है ना, तो उसमें यह कहा गया है कि ये सारे क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे, बट अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन जो इलेक्टेड लेजिस्लेटर यानी कि एमएलए है, जो कुलदीप सिंह सेनगर है, मतलब जो था उस समय, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी स्टैट्यूटरी स्कीम पर और एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, और 1984 का मामला है, दैट इज आरएस नायक वर्सेस एआर अंतुले 1984। ये एआर अंतुले बेसिकली महाराष्ट्र के जो है वो हुआ करते थे एक्स चीफ मिनिस्टर, और इनके ऊपर एक व्यक्ति जिसका नाम है आरएस नायक, उसने कुछ ब्राइबरी वगैरह के, है ना, करप्शन के चार्जेस लगाए थे। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था, क्योंकि ये मामला जिस समय का था उस समय आर अंतुले जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, एक्स चीफ मिनिस्टर थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि ये बेसिकली क्या है कि पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ठीक है। तो हाई कोर्ट हेल्ड दैट द एमएलए डज नॉट क्वालिफाई एज अ पब्लिक सर्वेंट अंडर द आईपीसी। तो इसी केस के ऊपर निर्भर होते हुए, और जो ये पॉक्सो में डेफिनेशन दी गई है कि पब्लिक सर्वेंट कहाँ से आएगा, आईपीसी से आएगा, है ना, उसका मतलब, तो इसी आधार पर जो दिल्ली की हाईकोर्ट है उसने ये कहा कि एमएलए जो है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, और इसीलिए वो पॉक्सो एक्ट के दायरे में उनके ऊपर सजा नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट का अप्रोच था, ठीक है, जिसने ये सजा सुनाई थी लाइफ सेंटेंस, उसने बेसिकली कन्विक्शन, सेनगर के कन्विक्शन को इसी आधार पर सस्टेन किया था कि सेक्शन 5C अंडर 5C बाय इंपोर्टिंग द ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, उन्होंने जो है वो पब्लिक सर्वेंट को ये माना था। उन्होंने बेसिकली ट्रायल कोर्ट ने जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन ली थी वो कहाँ से ली थी, 1988 1988 का जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसके सेक्शन सबसेक्शन 8 से, ठीक है, जिसमें यह लिखा गया है कि कोई भी पर्सन, पब्लिक सर्वेंट का मतलब यह है एनी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी, कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसे पद पर है जिससे वो पब्लिक ड्यूटी कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दिया गया है। तो ट्रायल कोर्ट ने इस डेफिनेशन के आधार पर सजा दी। पॉक्सो में कोई इसका पब्लिक सर्वेंट का मेंशन नहीं है, आईपीसी में मेंशन है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उस आधार पर जो है ये कह दिया कि इनके ऊपर ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इसलिए इनकी सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सुप्रीम हाई कोर्ट का वही कहना था कि प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टिया जो सेनगर का केस है वो कमिटेड कैटेगरी ऑफ रेप कमिटेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 5C ऑफ द पॉक्सो एक्ट या सेक्शन 376 2B ऑफ आईपीसी में नहीं आता है। दिस फाइंडिंग फॉर्म द सेंट्रल बेसिस फॉर सेंटेंस सस्पेंडिंग हिज सेंटेंस एंड ग्रांटिंग रेगुलर बेल, ठीक है। तो इसी आधार पर हाई कोर्ट ने उनका जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड किया और उनको बेल दे दी। हाई कोर्ट ने यह भी नोट किया कि सेनगर जो है वो ऑलरेडी 7 साल अपनी जो सजा है वो काट चुका है, और यहाँ पर बेसिकली जो एक केस है 1977 का कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें भी ये ऑब्जर्व किया गया था कि प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन
could cause injustice if the conviction or sentence were ultimately modified. तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को जेल हुई है ना, उसने अपील करी, अपील करने के बाद हो सकता है कि उसका या तो वो दोष मुक्त हो जाए, एक्विट भी हो सकता है अगर मे बी, और या फिर मान लीजिए उसकी सज़ा, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, उसने अपील करी, सज़ा मान लीजिए उसकी अब हो गई, किसी वजह से कुछ ऐसे साक्ष्य या सबूत मिल गए, एविडेंस मिल गए कि हो सकता है सज़ा उसकी केवल 5 साल की रह गई हो, लेकिन उस व्यक्ति ने 7 साल या 10 साल की सज़ा पहले ही काट ली हो जेल में, तो ये उसके साथ एक अन्याय हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा। तो इसी आधार पर यहाँ पर ये वाला जो केस है 1977 का, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें यह ऑब्जर्व किया गया है कि अगर मान लीजिए कन्विक्शन या सेंटेंस अल्टीमेटली मॉडिफाई होता है तो बहुत लंबे समय तक इस तरीके से इनकारसरेशन का मतलब होता है कि व्यक्ति को जेल में रखना, वो उससे क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति के लिए इनजस्टिस या अन्याय हो जाएगा उसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन एक बात यह है कि एड्रेसिंग द सर्वाइवर्स एप्रीहेंशन ऑफ थ्रेट, ठीक है, जो सर्वाइवर है इस मामले में, जो विक्टिम है ना, उसको बेसिकली इस बात की आशंका है, उसको डर है। ठीक है, डर किस बात से है कि सिस्टमिक इंटिमिडेशन हुआ है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि उसके परिवार को उसको काफ़ी ज़्यादा डराया धमकाया गया। ठीक है, उसके फादर की कस्टोडियल डेथ हुई है। ठीक है, उसके फादर की कस्टडी में डेथ हुई है, जिसके लिए सेनगर कन्विक्टेड है अंडर सेक्शन 3042 ऑफ आईपीसी। ठीक है, पुलिस कॉलुअसनेस का मतलब है कि पुलिस ने जो है वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, है ना। 2019 में एक ट्रक और कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो जो सर्वाइवर है उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, ठीक है, उसको और उसके लॉयर को, और उसकी जो 2 आंट्स थी उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने नोट किया दैट सुप्रीम कोर्ट हैड ग्रांटेड हर सीआरपीएफ प्रोटेक्शन इन अगस्त 2019। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस सर्वाइवर को 2019 के अगस्त में सीआरपीएफ की प्रोटेक्शन दी थी। ठीक है, और नेवरदलेस द हाई कोर्ट हेल्ड दैट सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कुड नॉट बी डिनाइड सोनली, और हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस सिर्फ इस आधार पर डिनाई नहीं किया जा सकता, इस आशंका पर कि अगर उस व्यक्ति को जो है वो मतलब अगर रिहा किया गया तो उससे क्या होगा कि सर्वाइवर के को कुछ खतरा हो सकता है। ठीक है, सिर्फ इस एप्रीहेंशन पर, इस आधार पर जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, द पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स माइट फेल इन देयर प्रोटेक्टिव ड्यूटीज एज सच अ प्रेमाइस वुड अंडरमाइन देयर रोल। और ये भी कहा गया कि सिर्फ इस आधार पर, क्योंकि उस लड़की को जो है वो सीआरपीएफ की प्रोटेक्शन मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि इस बात की आशंका है कि अगर कुलदीप सिंह सेनगर को रिहा करने के बाद उस लड़की के ऊपर कुछ खतरा हो सकता है, तो ये तो एक तरीके से ये कहना हो गया कि हमारी जो पुलिस है या जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो अपना रोल सही से प्ले नहीं कर रही हैं, है ना। तो ये भी हाई कोर्ट का कहना है। इन अ केस दैट लेड बेयर अ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल फॉर जस्टिस, स्ट्रक्चरल बैरियर्स एंड डीप इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स इन कन्फ्रंटिंग एंट्रेंच्ड पावर, द सस्पेंशन ऑफ अ लाइफ सेंटेंस रेजेस सीरियस कंसर्न्स। तो एक ऐसे मामले में जिसमें जो जस्टिस है, जो न्याय है, उसके लिए बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल या संघर्ष करना पड़ा है, तो ऐसे केसेस में स्ट्रक्चरल बैरियर्स और डीप इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स इन कन्फ्रंटिंग द एंट्रेंच्ड पावर मतलब जिसके पास इतनी ज़्यादा शक्ति है, इतनी ज़्यादा ताकत है, ठीक है, उससे लड़ने में जो ये स्ट्रक्चरल बैरियर्स आ रहे हैं या जो इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे मामले में जो लाइफ सेंटेंस को सस्पेंड किया जा रहा है ये कुछ सीरियस कंसर्न्स रेज कर रहा है। ठीक है, अब वो क्या है? पहला ये है कि हालांकि जो हाई कोर्ट ने ये बात कही कि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में ये नहीं आते हैं, है ना, लेजिस्लेटर जो है वो नहीं आते हैं, तो उसमें हाई कोर्ट जो है वो लीगली तो करेक्ट है। ठीक है, और उसने ये भी कहा है कि वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन को, स्टैट्यूटरी जो डेफिनेशन है, जो लॉज में मेंशन है, उसको एक्सपेंड तो नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि बेसिकली जो अब पीसीए, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसमें ये बात लिखी गई है कि इलेक्टेड लेजिस्लेटर भी उसके दायरे में आएंगे, क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति किसी भी ऐसे पद पर, एक ऐसे ऑफिस को होल्ड कर रहा है जिसके थ्रू वो पब्लिक ड्यूटी करता है, तो वो उसमें आएगा, पीसीए में दिया गया है। बट जो आपका पॉक्सो एक्ट है उसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में पॉक्सो, ये पीसीए का कहीं मेंशन है ही नहीं,
है ना, उसमें तो आईपीसी, सीआरपीसी इन सब का मेंशन है ना, आईटी एक्ट 2000 का उसका मेंशन है, तो उनमें तो कहीं ये चीज़ नहीं दी गई है। तो उस मामले में हाई कोर्ट वैसे तो ठीक है, लेकिन इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो और ज़्यादा पर्पजिव होना चाहिए था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ठीक है, अब ये जो रिजल्टिंग एनोमली है ये थोड़ा सा ट्रबलिंग है कि एक पटवारी है ना, जिसको विलेज अकाउंटेंट कहते हैं, या पुलिस कांस्टेबल जो है वो पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, और अगर वो कोई ऐसा अपराध करता है तो उसको पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सजा होगी, लेकिन एक एमएलए को नहीं होगी। अब ये एक्ट, ये लॉ ऐसा ही है। दिस एम्बिग्विटी इन द पॉक्सो फ्रेमवर्क वाज आल्सो फ्लैग्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बेंच। ठीक है, ये जो पॉक्सो के पूरे फ्रेमवर्क में जो ये एम्बिग्विटी है, इसको सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी इसके बारे में बात की है। बाय नैरोइंग द स्कोप ऑफ पॉक्सो एक्ट, a special victim centric statute designed to protect children, the high court accorded insufficient weight to its object and intent। ठीक है, तो पॉक्सो एक्ट का जो दायरा है, जो स्कोप है, उसको नैरो करके बेसिकली पॉक्सो एक्ट एक ऐसा स्पेशल स्टैट्यूट या कानून बनाया गया है जो विक्टिम सेंट्रिक है। ठीक है, जो विक्टिम को ध्यान में रख के बनाया गया है और बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बच्चों को सुरक्षा देने के लिए। तो ऐसा जब हाई कोर्ट उसके दायरे को नैरो करता है, हाई कोर्ट उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करता है, तो हाई कोर्ट ने उस जो अपनी ऑब्जेक्ट है, जो अपनी इंटेंट है, उसको उसने थोड़ा सा कम किया है। ठीक है, सेक्शन 5C जो पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 5C के अंतर्गत ऑफेंसेज हैं, वो अनडाउटेडली ग्रेवर हैं देन करप्शन ऑफेंसेज बाय एमपीज और एमएलएज। ठीक है, एमपी और एमएलए अगर कोई भ्रष्टाचार करते हैं, कोई करप्शन करते हैं, तो उससे ज्यादा ये सीरियस ऑफेंस है। ठीक है, सेक्शन 5C बेसिकली भाई एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वाला जो मामला है। ठीक है, वाइल करप्शन अंडरमाइंस गवर्नेंस, अगर करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इससे जो शासन है, जो गवर्नेंस है, उस पर असर पड़ता है। लेकिन जो पॉक्सो के अंतर्गत ऑफेंसेज हैं, उसमें क्या है, डायरेक्ट अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों का अब्यूज हो रहा है, सीवियर फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो रहा है बच्चों को, इसका जो सोशल कंसिक्वेंस है, जो सामाजिक इसका असर है, वो भी बहुत लंबे समय तक रहता है। ठीक है, तो इसलिए जो सेक्शन 5C के अंतर्गत एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के जो मामले हैं अगेंस्ट द चिल्ड्रन, वो ज़्यादा गंभीर हैं, ज़्यादा ग्रेव हैं देन द एक्ट ऑफ करप्शन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली इस बात को लेकर कॉशन दिया है अगेंस्ट द इंटरप्रेटिव लिटरलिज्म दैट वीकन्स पॉक्सोस प्रोटेक्टिव कोर। ठीक है, पॉक्सो का जो प्रोटेक्टिव कोर है, प्रोटेक्टिव कोर मतलब कि पॉक्सो बनाया ही इसीलिए गया ताकि बच्चों को प्रोटेक्शन दिया जा सके। ठीक है, लेकिन ये जो लिटरलिज्म है, इंटरप्रेटिव लिटरलिज्म मतलब जब आप वर्ड टू वर्ड चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहा है कोर्ट, है ना, तो उसमें ये चीज़ वीक होती है। यहाँ पर एक मामला है 2021 का, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट का एक अनटेनेबल नैरो इंटरप्रिटेशन था दैट ग्रोपिंग अ माइनर थ्रू क्लोथिंग without direct skin to skin contact did not amount to touch or physical contact so as to attract the offense of sexual assault under section 7 of the POCSO Act। ठीक है, तो यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा था कि जब आप किसी बच्चे को, ठीक है, कपड़ों के बाहर से पकड़ते हैं, है ना, कपड़ों के बाहर से पकड़ते हैं जिसमें डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं है, वो टच या फिजिकल कांटेक्ट नहीं माना जाएगा और उसमें जो सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस है वो नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट किया है। ठीक है, ऐसा ही एक मामला 2017 का भी है, दैट इज इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ है ना, इसको बड़े हार्मोनियसली और पर्पसिवली इंटरप्रेट किया है। रीडिंग डाउन एक्सेप्शन टू सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी, है ना, उसमें बेसिकली क्या था, सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी ये कहता है कि नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वंस वाइफ एज्ड बिटवीन 5 and 18 फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ रेप, कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो वाइफ है वो माइनर है, 15 से 18 साल की है, और उसके साथ अगर आप नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, मतलब उसकी सहमति के बिना, अगर आप उस मतलब बच्ची कहेंगे उसको 15 से 18 साल की है, माइनर है, हालांकि अगर वो किसी की वाइफ है, अगर आप अपनी वाइफ के साथ जो 15 से 18 साल के बीच में है, अगर आप उसके साथ उसकी रजामंदी के बिना शारीरिक संबंध या सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो वो बलात्कार या रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, ये बात बेसिकली सेक्शन
375 ऑफ द आईपीसी के एक्सेप्शन 2 में दी हुई है, ठीक है। लेकिन टुगेदर दीज रूलिंग्स अफर्म दैट व्हेन चाइल्ड प्रोटेक्शन एट स्टेक, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इस बात में ये कहा है कि जब मतलब ये जो दोनों रूलिंग्स की बात की गई है जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की है, ठीक है, तो यहाँ पर ये अफर्म किया गया है कि व्हेन चाइल्ड प्रोटेक्शन एट स्टेक, यानी कि जब बात बच्चों के प्रोटेक्शन की है तो वहाँ पर स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन जो है मस्ट एडवांस नॉट डाइल्यूट द लॉस प्रोटेक्टिव पर्पस। तो ऐसे समय में जो आप मतलब किसी भी लॉ का, किसी भी कानून का, किसी भी स्टैट्यूट का जब आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो वो इंटरप्रिटेशन बेसिकली आपको ये देख के करना होगा कि वो जो कानून है उसका पर्पस क्या है। जैसे पॉक्सो एक्ट का पर्पस क्या है, बच्चों को प्रोटेक्शन देना, प्राइमरी पर्पस तो यही है। प्राइमरी पर्पस ये थोड़ी है कि आप पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन को इंटरप्रेट करें कि इस व्यक्ति ने जो है मतलब अपराध किया है, ये पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएगा नहीं आएगा, है ना। वो उस एक्ट का प्राइम पर्पस नहीं है, वो उस लॉ का प्राइम पर्पस नहीं है। प्राइमरी पर्पस पॉक्सो एक्ट का है कि बच्चों को सुरक्षा देना, है ना। तो यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि अगर जब चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात है ना, तो वहां पर जो आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं किसी भी कानून का, वो लॉ का जो प्रोटेक्टिव पर्पस है उसको एडवांस या उसको मतलब ज्यादा इनहेंस करने के लिए होना चाहिए, ना कि उसको डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात यहां पर यह है कि जो हाईकोर्ट का फैसला है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का, वो इस बात के ऊपर आधारित है प्राइमा फेसी इनएप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 5C ऑफ द पॉक्सो एक्ट, कि पॉक्सो एक्ट जो है वो क्या है, वो पब्लिक सर्वेंट के ऊपर लागू नहीं होगा, है ना। पब्लिक सर्वेंट मतलब ये पब्लिक सर्वेंट है ही नहीं, ये कहने का मतलब है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। एंड द पीरियड ऑफ इनकार्सरेशन ऑलरेडी अंडरगॉन, कि जितना समय वो व्यक्ति ऑलरेडी जेल में रह चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो लाइफ इंप्रिजनमेंट के मामले हैं वहां पर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस अंडर 389 ऑफ सीआरपीसी रिक्वायर्स द एपिलेट कोर्ट टू असेस वेदर द कन्विक्ट हैज अ फेयर चांस ऑफ एक्विटल, ठीक है। तो ऐसे मामले जहां पर अब आप जब कह रहे हैं कि व्यक्ति लंबे समय तक जेल में रह चुका है, अरे भाई उसको तो आजीवन कारावास हुई है, उसके लिए लंबा समय क्या होता है, उसको तो पूरे अपने लाइफ टाइम ही जेल में रहना है। तो ऐसे मामलों में जो एपेलेट कोर्ट है उसको ये चीज असेस करनी होगी कि क्या जो कन्विक्ट है, जो दोषी है, उसके पास ये फेयर चांस है कि वो छूट सकता है, एक्विटल मतलब रिहा हो सकता है, बरी हो सकता है उस मामले से, क्या ऐसा चांस है। अगर ऐसा चांस है तो बात अलग है, तो आप सेंटेंस को सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन जब आपको लग रहा है कि ऐसा कोई चांस है ही नहीं, तो सेंटेंस को सस्पेंड करने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। यहां पर फिर से एक केस का मेंशन है, 2025 का केस है, छोटेलाल यादव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सेंटेंस का जो सस्पेंशन है उसको सेट असाइड किया था कि होल्डिंग दैट एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट केसेस सस्पेंशन इज वारंटेड ओनली वेयर द कन्विक्ट डेमोन्स्ट्रेट्स अ पाल्पेबल और ग्रॉस एरर इन द ट्रायल कोर्ट्स जजमेंट सफिशिएंट टू शो दैट द अपील में सक्सीड और रिजल्ट इन एक्विटल, ठीक है। तो बेसिकली एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मामला था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया और ये कहा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट के मामलों में सस्पेंशन जो है वो तभी हो सकता है जब कन्विक्ट ये डेमोन्स्ट्रेट करे कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसमें कोई भारी गड़बड़ी है, ठीक है, कुछ एरर है, और वो इतना सफिशिएंट एरर दिखा पाए कि अपील करके वो हो सकता है कि क्या हो जाए, कि उसकी जो अपील है वो सक्सेसफुल हो जाए और वो व्यक्ति उस केस से दोषमुक्त हो जाए, बरी हो जाए, ठीक है। तो अब ये जो सेनगर का मामला है, यहां पर हाई कोर्ट को ये एग्जामिन करना चाहिए था कि क्या जो नॉन एप्लीकेबिलिटी है सेक्शन 5C की, उससे वो व्यक्ति पूरी तरीके से रिहा हो सकता है ना। अगर हो सकता है तो उसका ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो ठीक है। इसके बाद एक और मामला है 2024 का, शिवानी त्यागी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो मैंने आपको पहले भी बताया, वो एसिड अटैक वाला मामला। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लैरिफाई करी है कि दैट लॉन्ग इनकार्सरेशन अलोन कैन नॉट जस्टिफाई सेंटेंस सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस इन लाइफ इम्प्रिजनमेंट केसेस, कि जो आजीवन कारावास के मामले हैं उनमें आप ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति ने बहुत लंबे समय तक जेल में काट लिया है, इसकी अपील पेंडिंग है ना, और उस आधार पर आप उसके सेंटेंस को सस्पेंड कर दें, ये चीज़ जस्टिफाई नहीं है। इसी तरीके का एक और केस है 2025 का, जमनालाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें एक पॉक्सो का कन्विक्शन है, 20 साल का सेंटेंस, 20 साल की सजा। सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड द ऑर्डर सस्पेंडिंग द सेंटेंस, ठीक है। उसमें भी सेंटेंस को सस्पेंड करने का जो ऑर्डर था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया, असाइड करने का मतलब है खारिज किया।
holding that once the trial court has found the victim to be a minor, such a finding cannot be lightly unsettled at the suspension stage. ठीक है, और एक बार जब ये पा लिया गया कि जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, वो माइनर है, तो इस तरीके की फाइंडिंग के बाद आप सस्पेंशन स्टेज पर उस चीज को अनसेटल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात, हाई कोर्ट शुड हैव अकॉर्डेड, ये हम बातें कर रहे हैं कि जो ये सेंटेंस को सस्पेंड किया गया है हाई कोर्ट की वजह से, ये किस पॉइंट्स पर क्या कर रहा है, कुछ कंसर्न्स रेज कर रहा है। ठीक है, अब हाई कोर्ट शुड हैव अकॉर्डेड ग्रेटर वेट टू द अनडिस्प्यूटेड रिकॉर्ड ऑफ इंटिमिडेशन एंड वायलेंस। ठीक है, जो इंटिमिडेशन हुआ है, उसके परिवार को डराया धमकाया गया, जो उसके साथ वायलेंस हुआ है ना, ऐसे कुछ जो अनडिस्प्यूटेड रिकॉर्ड्स हैं, उसको भी ज़्यादा मतलब एक तरीके से कहते हैं कि इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी, है ना, उसको वेट देना चाहिए था, तवज्जो देनी चाहिए थी। जैसे कि सर्वाइवर के फादर की डेथ हो चुकी है ना, ये भी आरोप है कि जो सबूत हैं उनके साथ भी छेड़खानी की गई है। और एक्सेप्शनल सिक्योरिटी मेजर्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ट्रायल। ठीक है, और ट्रायल के दौरान जो एक्सेप्शनल सिक्योरिटी मेजर्स देने पड़े हैं उस परिवार को, उस पीड़िता को, उन सबको भी ध्यान में देना चाहिए था। अब इसके बाद लेकिन आगे क्या होगा, तो हाईकोर्ट का जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है वो हाईलाइट करता है कि स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क दैट रिकॉग्नाइजेस अथॉरिटी ओनली व्हेन फॉर्मली मेंशन्ड, नॉट व्हेन एक्सरसाइज्ड थ्रू एंट्रेंच्ड पॉलिटिकल पावर एज सीन इन द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हाईकोर्ट का जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है वो ये बताता है कि जो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है वो रिकॉग्नाइज करता है अथॉरिटी को ओनली व्हेन फॉर्मली मेंशन्ड। ठीक है, कि जो बात फॉर्मली लिखी गई है सिर्फ उसके बारे में। ठीक है, जबकि नॉट व्हेन एक्सरसाइज थ्रू एंट्रेंच्ड पॉलिटिकल पावर, कि जो उस व्यक्ति को पॉलिटिकल पावर मिल रही है, भले ही वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में वैसे नहीं आ रहा है, लेकिन वो अपनी ताकत का इस्तेमाल तो कर रहा है ना, बट वो उसको नहीं देख रहा है कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट उसको नहीं देख रहा है एज सीन इन द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। दिस लिमिटेशन इज लेजिस्लेटिवली इनहेरिटेड, नॉट जुडिशियली क्रिएटेड। अब ये जो लिमिटेशन है, या ये जो आप कह सकते हैं कि क्या है, लिमिटेशन ही कहेंगे उसको, है ना, ये लेजिस्लेटिवली इनहेरिटेड है। ये बेसिकली लॉज में जो कमियां हैं उसकी वजह से है, जुडिशियली क्रिएटेड नहीं है। ठीक है, वाइल लीगलिटी एंड जस्टिस ऑफन अलाइन, दे डू नॉट ऑलवेज कन्वर्ज। लीगलिटी और जस्टिस जो है वो हमेशा, मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक साथ चलते हैं, अलाइंड रहते हैं, लेकिन हमेशा वो कन्वर्ज करें ऐसा जरूरी नहीं है। बियॉन्ड लीगल क्वेश्चंस, द केस ऑल्सो एक्सपोजेज हाउ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑपरेट्स फॉर सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। ठीक है, लीगल क्वेश्चंस के बियॉन्ड ये केस जो है वो ये भी इस बात को भी उजागर करता है, एक्सपोज करता है कि कैसे हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो सेक्सुअल ऑफेंस या सेक्सुअल वायलेंस के जो सर्वाइवर्स हैं उनको ऑपरेट करता है। इट लेज बिफोर द फैक्ट दैट इन रियलिटी द फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज अंडर आर्टिकल 14 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ट्रूली ट्रीटेड एज इक्वल फॉर एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, तो मतलब ये हमें ये भी एक फैक्ट बता रहा है कि वाकई में, सच्चाई में, रियलिटी में जो हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है अंडर आर्टिकल 14, है ना, जो फंडामेंटल राइट है, उसके तहत हर इंडिविजुअल को इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता है। ठीक है, इन रियलिटी कहने के लिए तो वो एक फंडामेंटल राइट है ना। येट दीज करेजियस सर्वाइवर्स बियर द कॉस्ट नॉट टू विंडिकेट द सिस्टम बट टू रिवील इट्स लिमिट्स एंड एक्सपेंड जस्टिस फॉर ऑल। लेकिन इस तरीके के जो साहसी सर्वाइवर्स हैं, करेजियस सर्वाइवर्स हैं, वो उनको जो है वो कीमत इसकी चुकानी पड़ती है। नॉट टू विंडिकेट द सिस्टम, विंडिकेट द सिस्टम का मतलब है टू मतलब सिस्टम को आप कह सकते हैं वो करने के लिए, क्या बोलेंगे उसको, सिस्टम को मतलब प्रूफ करने के लिए। ठीक है, सिस्टम को साबित करने के लिए। नॉट टू विंडिकेट द सिस्टम, सिस्टम को कुछ साबित करने के लिए नहीं, बट टू रिवील इट्स लिमिट्स। लेकिन हाँ, ऐसे केसेस में हमें ये पता लग रहा है कि हमारे इस सिस्टम की क्या लिमिट्स हैं। ठीक है, और ताकि जस्टिस सभी को मिल सके ऐसे मामलों में, उसके लिए ये जो करेजियस सर्वाइवर्स हैं ऐसे, उनको जो है वो बियर द कॉस्ट या कीमत जो है वो चुकानी पड़ती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफ़ी अच्छे यहाँ पर जो जुडिशियल प्रोविजंस हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है। थोड़ा सा जो है वो सेशन हमारा लंबा हुआ है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इंपॉर्टेंट आर्टिकल था इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ कवर किया है। ठीक है, चलिए, तो सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप ये CSAT लाइव हमसे पढ़ना चाहते हैं तो यू हैव दिस ऑप्शन, और रिकॉर्डेड क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसका भी विकल्प है। और साथ ही साथ प्रीलिम्स और के लिए टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर्स की, तो उसका भी एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। और ये सारे कोर्सेज
और इनके साथ बाकी भी हमारे जितने PDF नोट्स या कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, वो आपको 50% डिस्काउंट पर मिलेगी अगले 3 दिन के लिए, आज से लेकर 2 तारीख तक। न्यू ईयर सेल चल रही है, फ्लैट 50% ऑफ है। हमारी वेबसाइट पर आप जाएं okul.co और वहाँ से जो भी आपको कोर्स परचेस करना है, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज लेनी है, कार्ट में ऐड करें, न्यू 50 कोड का यूज़ करें, आपको डिस्काउंट यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए हमारा करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब कल से हम लोग नए साल पर आ जाएंगे। ठीक है, नया साल कल से शुरू हो रहा है, तो कल से हम नए साल में आपसे मिलेंगे। हो सकता है कि एक नए रूप में हम आपके साथ कल से सामने आए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, इट विल बी रिवील्ड सून। चलिए, तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। एक बार इस वर्ष में आप लोगों के सामने लास्ट टाइम मैं आया हूँ। अगले साल, नए साल में आप लोगों से मुलाकात होगी। तो आप सभी लोगों का जो नव वर्ष है, न्यू ईयर है, वो बहुत अच्छा रहे। और आप सभी लोग जिस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप इस साल यानी कि 2026 में ज़रूर सफल हो। तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और हम लोग मिलेंगे अब नए वर्ष में। तो तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।